जय हिंद दोस्तों। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीके विद तरुण। आज की वीडियो में हम बिहार एसएससी इंटर लेवल पे जो आई हुई थी वैकेंसी उसका प्रैक्टिस सेट 5 करवाने जा रहे हैं। इससे पहले 4 प्रैक्टिस सेट करवा चुके हैं। यदि आपको नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में प्ले लिस्ट का लिंक दिया होगा, वहाँ से देख सकते हैं। ये आपका एडिटोरिया पब्लिकेशन का है। कौन? बिहार एसएससी इंटर लेवल पे जो वैकेंसी आई हुई थी। देखिए, थोड़ा सा जान लीजिए, इसमें 150 क्वेश्चन रहता है। पर क्वेश्चन 4 नंबर का रहता है। टोटल 600 नंबर का रहता है। ठीक है, प्रत्येक सही पे 4 अंक मिलता है। यदि गलत करते हैं तो -1 नंबर कटता है। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, आप लोग से छोटा सा रिक्वेस्ट है कि जो भी न्यू स्टूडेंट इस चैनल के साथ पहली बार जुड़े हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें। पूरा वीडियो देखने का जरूर प्रयास करें। हम आपको गारंटी देते हैं कि यदि आप पूरा वीडियो देखते हैं तो यहाँ से आप बहुत कुछ सीख के जाइएगा। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 है कि संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा विश्व सतत परिवहन दिवस किस तिथि का मनाने की घोषणा की गई है। तो विश्व सतत परिवहन दिवस जो है संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा जो है ये आपका 26 नवंबर को मनाया जाता है। 26 नवंबर को हमारे देश में संविधान दिवस भी मनाया जाता है। ठीक है, तो इसे भी ध्यान में रख सकते हैं। देखिए, 2 नंबर, ऑपरेशन उपलब्ध का संबंध है। तो ऑपरेशन उपलब्ध जो है आरपीएफ के द्वारा चलाया गया था। ये था क्या कि रेलवे टिकट के क्षेत्र में जो है, रेलवे टिकट के क्षेत्र में जो कालाबाजारी टिकट का हो रहा था उसी को रोकने के लिए आरपीएफ ने ऑपरेशन उपलब्ध चलाया है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। देखिए, 53वां दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2021 से किस अभिनेता या अभिनेत्री को सम्मानित किया गया है। तो कौन सा 53वां? तो 2021 में हुआ था, सम्मानित किया गया वाहिदा रहमान को। ठीक है, और दादा साहेब फाल्के पुरस्कार की शुरुआत जो है 1969 ईस्वी में हुई थी। अमिताभ बच्चन को जो है 2018 में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार मिला है। देखिए, बिहार एसएससी में जो करंट कहीं से भी उठा के दे देता है, तो आप लोग इसका पीछे से भी ध्यान रखिएगा। पीछे का भी 2 3 7 4 साल का जो मुख्य बिंदु है वहाँ से भी करंट अफेयर्स पूछ देता है। तो इसलिए इसमें दिया गया है ये चीज़। देखिए, हाल ही में भारत के हरित क्रांति के जनक एम.एस. स्वामीनाथन का निधन हो गया। उन्हें किस वर्ष विश्व खाद्य पुरस्कार से सम्मानित किया है? सबसे पहले याद रखिएगा, भारत का हरित क्रांति का जनक जो है एम.एस. स्वामीनाथन है और विश्व में जो है बोरलॉग है। ठीक है, तो उसे जो है एम.एस. स्वामीनाथन को किस वर्ष जो है विश्व खाद्य पुरस्कार से सम्मानित किया, विश्व खाद्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया 1987 ईस्वी में। और 2024 में इसे भारत रत्न भी मिला है। तो इसे भी ध्यान में रख सकते हैं। एक क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक प्रति वर्ष किसके द्वारा जारी किया जाता है? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक में जो है प्रतिवर्ष जारी किया जाता है। किसके द्वारा जारी किया जाता है? ये विश्व बैंक के द्वारा जारी किया जाता है। ये होता क्या है, जो सामान का जो दूसरे देश से सामान दूसरे देश में जाता है, बीच में कहीं ठहराव होता है, तो उसी को जो है लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक है, तो विश्व बैंक के द्वारा जारी किया जाता है। और 2023-24 में जो है पहला स्थान पर सिंगापुर था और भारत का इसमें स्थान जो है 38वां मिला है। क्वेश्चन नंबर 6, किस राष्ट्रीय उद्यान में हाल ही में गज महोत्सव का आयोजन किया गया? तो गज महोत्सव का आयोजन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में किया गया। तो आप देख लेते हैं, 4 ऑप्शन है, कौन सा उद्यान कहाँ है। देखिए, संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान जो है ये आपका महाराष्ट्र मुंबई में है। कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में है। मानस राष्ट्रीय उद्यान भी असम में ही है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उद्यान जो है आपका तमिलनाडु में। पहले 1987 में जो है इसका नाम अन्नाईमुडी था। 1987 में से नाम बदल के तमिलनाडु जो है इंदिरा गांधी का अन्नाईमुडी का नाम बदल के इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उद्यान कर दिया गया, जो कि तमिलनाडु राज्य में स्थित है। देखिए, क्वेश्चन नंबर 7, 2023 में कितने व्यक्तियों को पद्म विभूषण पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया? तो 6 लोगों को सम्मानित किया गया है। 8 में देखिए 15वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2023 में का आयोजन कहाँ हुआ है? 15वां याद रखिएगा और 16वां भी याद रखिएगा। 15वां जो है आपका दक्षिण अफ्रीका में हुआ है। इसका नया सदस्य जो है मिस्र बना है और ब्रिक्स का स्थापना जो है 2009 में हुआ था। उसके बाद याद रखिएगा 16वां जो 2024 में हुआ है, ये आपका रूस में हुआ है। रूस ही इसका मुख्य रूप से करता धरता थे 2024 में, मतलब अगुवाई किया था रूस ने। देखिए, क्वेश्चन नंबर 9, देखिए, संतोष ट्रॉफी 2023 के उप विजेता कौन? तो मेघालय जो है उप विजेता है। संतोष ट्रॉफी जो ये फुटबॉल से संबंधित है और संतोष ट्रॉफी जो है इसकी शुरुआत
1941 ईस्वी में किया गया था। 1941 ईस्वी में, याद रखिए 1941 ईस्वी में संतोष ट्रॉफी शुरुआत, जो फुटबॉल से संबंधित है। 10 नंबर देखिए, किस आईआईटी द्वारा अब प्रहरी मोबाइल ऐप को लॉन्च किया गया है? कौन सा अब प्रहरी मोबाइल ऐप किस आईआईटी के द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ये आईआईटी दिल्ली के द्वारा लॉन्च किया गया है। ये क्या है? तो दिल्ली में जो पानी भर जाता है उसको थोड़ा सा डिजिटल करने के लिए आईआईटी दिल्ली ने अब प्रहरी मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है। तो इसे भी, इस बात को भी ध्यान में रख सकते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 11, द इंडियन मेट्रोपोलिस पुस्तक के लेखक कौन है? तो द इंडियन मेट्रोपोलिस पुस्तक के लेखक जो है फिरोज गांधी है। देखिए काफी अच्छा क्वेश्चन है। 12 नंबर, कोली लोक नृत्य का संबंध किस राज्य से है? तो कोली लोक नृत्य का संबंध जो है ये आपका महाराष्ट्र से है। और बाकी ऑप्शन के साथ जाते हैं तो मणिपुर से, याद रखिएगा, राखाल और नटराज, ये लोक नृत्य जो है मणिपुर से संबंधित है। गुजरात से ध्यान में रखिएगा, गरबा, भवई और लास्या, ये तीनों जो है गुजरात से संबंधित है। असम से ध्यान में रखिएगा, बिहू, खेल गोपाल और नागो नृत्य, ये तीनों जो है असम से संबंधित है। तो इसे भी ध्यान में जरूर रखिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 13, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय जो ये जेनेवा में है। जेनेवा में एक और मुख्यालय है, विश्व व्यापार संगठन का भी मुख्यालय जो है जेनेवा में ही है। और अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना जो 1946 ईस्वी में की गई थी। एक चीज़ और याद रखिएगा, आईएमएफ का मुख्यालय जो है वाशिंगटन डीसी में है। ठीक है, जो अमेरिका में ये स्थित है। देखिए क्वेश्चन नंबर 14, देखिए केगा परमाणु विद्युत गृह की स्थापना कब की गई? तो केगा जो कि कर्नाटक में है, इसकी स्थापना जो है 2000 में की गई थी, 2000 में। और थोड़ा सा और याद रखिएगा, नरोरा, नरोरा परमाणु विद्युत गृह जो है ये 1991 ईस्वी में इसकी इसकी शुरुआत हुई थी। नरोरा जो है आपका यूपी में है। और याद रखिएगा कुडनकुलम, ये आपका 2013 में शुरू किया गया था, ये आपका तमिलनाडु राज्य में स्थित है। ककरापारा, ये आपका 1993 में शुरू किया गया था, ये आपका गुजरात में पड़ता है। तो इन सब बातों का भी जरूर ध्यान में रखिएगा, एडिशनल जानकारी भी आपको हम देते रहते हैं क्वेश्चन के साथ। देखिए 15 नंबर, चेकमेट, विश्व विषव तथा गेम्बिट शब्द का संबंध किस खेल से है? ये क्या क्या है? चेकमेट, विषव और गेम्बिट शब्द का जो है प्रयोग ये आपका शतरंज में होता है, शतरंज के खेल में। खो खो में याद रखिएगा, चेम और चेजर, ये आपका खो खो में प्रयुक्त होने वाला शब्द है। क्रिकेट से तो काफ़ी शब्द है, दो बता देते हैं, स्विंग और एलबीडब्ल्यू जो है क्रिकेट से संबंधित है। हॉकी से ध्यान में रखिएगा, स्टिक, पेनाल्टी स्ट्रोक, स्कूप और रेफरी, ये तीनों जो है चारों ये आपका हॉकी से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, भारत में निम्न में से कौन राजकोषीय नीति निर्धारित करता है? तो पहले ध्यान में रखिएगा, राजकोषीय नीति जो है मतलब सरकार के द्वारा लाई जाती है। उस सरकार में भी वित्त मंत्रालय के द्वारा लाई जाती है। जब ये जो है मुद्रा की कमी हो जाती है बाजार में, जो है सबका दाम गिर जाता है, तो सरकार पैसा छोड़ता है बाहर मार्केट में कम रेट पे। और वहीं आरबीआई भी मौद्रिक नीति के द्वारा बाजार में पैसे छोड़ता है, ताकि वस्तु ज़्यादा से ज़्यादा खरीदा जाए। ज़्यादा खरीदा जाएगा तो ज़्यादा बनाना पड़ेगा, उससे ज़्यादा रोजगार मिलेगा। ठीक है, ये मौद्रिक नीति जो है रिजर्व बैंक आरबीआई लाती है। 17 नंबर देखिए, बजट एक लेख पत्र है। ध्यान रखिएगा, बजट जो है हमारे संविधान में आर्टिकल 112 में दिया गया है। बजट एक लेख पत्र, क्या? तो सरकार का राजकोषीय नीति का, सरकार की राजकोषीय नीति का जो है बजट एक लेख पत्र है। बजट जो है ये हमारे संविधान में आर्टिकल 112 में है। आइए 18 नंबर देखते हैं। देखिए ये क्वेश्चन जो है आपका इकोनॉमिक्स का है, इधर दिया है, ये जो है किस सबसे रिलेटेड है? देखिए, ओपन जनरल लाइसेंस, ये आपका जो है विदेशी व्यापार से रिलेटेड है। ट्राइसेम, ये आपका जो है रोजगार से रिलेटेड है। थोक मूल्य सूचकांक, ये आपका जो है मुद्रास्फीति यानी इन्फ्लेशन से संबंधित रखता है। नकदी रिजर्व अनुपात, ये आपका ऋण नियंत्रण से संबंधित है। जब इसे मिलान कीजिएगा तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। यदि आप लोग को वीडियो अच्छा लग रहा है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। 19 नंबर है, भारत में पहली पंचवर्षीय योजना का आधार तत्व। भारत में पहली पंचवर्षीय योजना जो है 1900 है, ध्यान रखिएगा, 1 अप्रैल 1951 से 31 मार्च 1956 तक था पहली पंचवर्षीय योजना। और ये जो है योजना है
हेरोड-डोमर मॉडल पे आधारित है और द्वितीय पंचवर्षीय योजना जो है यह महालनोबिस मॉडल पे आधारित था। 20 नंबर देखिए। देखिए निम्नलिखित घटनाओं पर ध्यान दें, इन्हें कालानुक्रम व्यवस्थित करें। तो 3 दिया गया है और दिया गया है कि आरोही क्रम में इसे सजाना है। देखिए सबसे पहले हम बता देते हैं कि किसका कब किया गया था। देखिए गरीबी हटाओ का नारा जो है इंदिरा गांधी ने 1971 में दिया था और इसको लागू किया गया था पश्चिमी पंचवर्षीय योजना में, जो 1974 से 1978 तक चला था। बैंकों का राष्ट्रीयकरण जो है 19 जुलाई 1969 को किया गया था इंदिरा गांधी के द्वारा। हरित क्रांति का प्रारंभ जो है 1966-67 में किया गया था। तो आप इसके हिसाब से बैठा सकते हैं, सबसे पहले हरित क्रांति, उसके बाद बैंकों का राष्ट्रीयकरण, तब गरीबी हटाओ का नारा। तो 3-2-1 ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा 3-2-1। आइए क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। निम्नलिखित में से किसका पारिस्थितिकी संतुलन से संबंध नहीं है? तो पारिस्थितिक संतुलन से संबंध नहीं है, तो ऑप्शन के अनुसार जो है औद्योगिक प्रबंधन जो है ये पारिस्थितिक संतुलन से संबंधित नहीं है। बाकी जल प्रबंधन, वन रोपण, वन वन्य जीव सुरक्षा ये आपका पारिस्थितिक संतुलन से संबंधित है। 22 नंबर देखिए। अगर उनमें यानी विद्रोहियों में से एक भी योग्य नेता निकला होता तो हम सदा के लिए हार जाते। 1857 के विद्रोह के संबंध में उपरोक्त टिप्पणी किसका है? तो ये टिप्पणी जो है 1857 की क्रांति के बारे में दिया गया था। तो ये टिप्पणी किसका था? तो ये टिप्पणी था जॉन लॉरेंस का। ध्यान में रखिएगा 1857 की क्रांति जब हो रहा था उस टाइम भारत के गवर्नर जनरल जो थे लॉर्ड कैनिंग थे, जो डलहौजी के बाद बन के आए थे। 23 नंबर देखिए। भारत में न्यायिक सेवा का जनक किसे कहा जाता है? काफ़ी बार बताए हुए हैं। भारत में न्यायिक सेवा का जो है जनक वारेन हेस्टिंग को कहा जाता है, क्योंकि 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा बंगाल में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी, जिसका जज जो है एलिजाम पे थी। 24 नंबर देखिए। निम्नलिखित में से किसने पटना सिटी में पीर अली के नेतृत्व में हुए विद्रोह को दबाया? तो 1857 के विद्रोह में पटना से पीर अली जो है नेतृत्व कर रहे थे और इसकी शुरुआत जो पीर अली ने 3 जुलाई 1857 को किया था। तो इस विद्रोह को किसने दबाया था? तो इस विद्रोह को जो है कमिश्नर टेलर ने दबाया था। तो इसे भी ध्यान में रख सकते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। देखिए थोड़ा सा इसको अच्छी करके देखना पड़ता है, थोड़ा सा पढ़ेंगे तो आप लोग ध्यान में जरूर रखिएगा। देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 37वां अधिवेशन जो गया में हुआ था, उस अधिवेशन की अध्यक्षता निम्नलिखित में से किसने की थी? तो ध्यान में रखिए, अब जो है जब झारखंड साथ था तो 3 अधिवेशन बिहार में हुआ था। एक रामगढ़ का भी अधिवेशन है 1940 में हुआ था, जो बिहार में उस टाइम पड़ता था। देखिए तो 37वां अधिवेशन जो है गया में हुआ था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का। इस कब 37वां अधिवेशन 1922 में, ठीक है। तो 1922 में जो कांग्रेस का 37वां अधिवेशन जो गया में हुआ था, इसकी अध्यक्षता जो था देशबंधु चित्तरंजन दास ने किया था। इसे याद रखिएगा, CR दास, ठीक है, CR दास, देशबंधु चित्तरंजन दास। और ध्यान में रखिएगा, कभी कभी पूछ लिया जाता है कि देशबंधु जो है किसे कहते हैं? तो चित्तरंजन दास को कहते हैं, ठीक है। और कब हुआ था? 1922 ईस्वी में 37वां अधिवेशन गया में। और ये ध्यान में रखिएगा 1912 में भी पहला अधिवेशन बिहार में हुआ था, बैरकपुर में, बांकीपुर में, सॉरी बांकीपुर पटना में हुआ था। कौन सा? 27वां 37वां, ठीक है। फिर 1940 में हुआ था रामगढ़ में, ठीक है। अब झारखंड में चला जाता है तो अभी फिलहाल में पूछेगा वर्तमान में, तो 2 ही अधिवेशन बिहार में हुआ था, ठीक है। और जो बांकीपुर पटना में हुआ था 1912 में इसकी अध्यक्षता जो है RN मधोलकर ने किया था और 1940 में रामगढ़ वाला अबुल कलाम आज़ाद जी ने किए थे। तो आप इन सब बातों को थोड़ा-सा विस्तार से पढ़िएगा तो ध्यान में रहेगा। देखिए, निम्नलिखित घटनाओं का कालानुक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए और नीचे दी गई कूट की सहायता सही उत्तर चुनिए। देखिए ये 4 है और इसको आरोही क्रम में आपको सजाना है कि किस तरह से किस घटना में पहले हुआ, उसके बाद कौन-सा हुआ। तो पहले बता देते हैं। देखिए मोपला विद्रोह जो है 1921 ईस्वी में हुआ था। जलियांवाला बाग हत्याकांड काफ़ी बार आप लोग पढ़े ही होंगे, 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। चौरी चौरा घटना जो है 5 फरवरी 1922 को हुआ था। यह असहयोग आंदोलन को वापस लेने का जो है मुख्य वजह बना था चौरी चौरा घटना। और प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति जो है 1918 में हुआ था। तो आप इसी अनुसार से जब बढ़िएगा, सबसे पहले 1918, तब 1919, तब 1921, तब 1922, तो हो गया 4 2 1 3। तो 4 2 1 3
ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, जब आपको इसका पीडीएफ मिलेगा तो आप एक बार ज़रूर इसको रीड कर लीजिएगा। पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आइए क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। देखिए, बिहार के किस जिले में असहयोग आंदोलन के दौरान झंडा कांड हुआ था? तो झंडा कांड जो हुआ था ये आपका मुजफ्फरपुर में हुआ, अच्छी सॉरी भागलपुर में हुआ था। कौन सा कांड? झंडा कांड। कब हुआ था? तो फरवरी 1922 में असहयोग आंदोलन जब चल रहा था पूरा भारत में, तो उस टाइम झंडा कांड जो हुआ था फरवरी 1922 में भागलपुर में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, इसका डायरेक्ट आपको आंसर बताएंगे। देखिए, अकबर द्वारा किए गए कार्यों का सही कालानुसार कौन सा है? मतलब अकबर द्वारा जो कार्य किया गया था तो सटीक आंसर कौन सा होगा? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखिए, दास प्रथा का अंत। दास प्रथा का अंत जो है 1562 ईस्वी में अकबर ने किया था। तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति 1500। देखिए, दास प्रथा का अंत 1562 में, तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति 1563 में, जजिया कर की समाप्ति 1564 में, दसाला प्रणाली लागू किया था 1582 में। तो इस तरह से आप जब बैठाइएगा तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसे जरूर ध्यान में रखिएगा। एक ही क्वेश्चन में अकबर का कितना चीज़ पूछ लिया आप ध्यान में, क्वेश्चन लगाने से यही फायदा होता है। दारा सिकोह की सूफी मत से प्रभावित था। तो दारा सिकोह जो है ये कादरी संप्रदाय से के सूफी संत से प्रभावित था। दारा सिकोह को जो है द्वितीय अकबर भी कहा जाता है। देखिए, 30 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन नगर 3 भागों में विभाजित था? काफ़ी बार बताए हुए हैं। हड़प्पा कालीन जो 3 नगरों में विभाजित जो था वो धोलावीरा था। धोलावीरा जो आपका गुजरात में पड़ता है, लोथल भी गुजरात में पड़ता है, बनावली जो आपका हरियाणा में है, कालीबंगा जो ये राजस्थान में है। तो इन सब बात को थोड़ा-सा ध्यान में रखिएगा। देखिए, किस बौद्ध संगति में अनुशासन को लेकर मतभेद के कारण बौद्ध संघ स्थविर एवं महासंघिक में विभाजन हो गया? तो देखिए, बौद्ध संगति 2 बार बँटा है, एक द्वितीय में, एक चतुर्थ में, ठीक है? तो यह जो मतभेद हुआ था, बौद्ध संघ स्थविर और महासंघिक में जो विभाजन हुआ था, द्वितीय बौद्ध संगति में हुआ था, जो आपका 383 बीसी में हुआ था, सवाकमी की अध्यक्षता में और कालाशोक के शासनकाल में। तो एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कालाशोक किस वंश से संबंधित है? तो शिशुनाग वंश से। तो इसे भी ध्यान में रखिएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं। देखिए, आपको कोई भी पॉइंट बताते हैं सब एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट होता है, तो आप ज़रूर इसको ध्यान में ज़रूर रखिएगा। देखिए, मौर्य काल में संस्था एवं संचार का संबंध निम्नलिखित में से किससे? तो संस्था और संचार का संबंध जो है ये गुप्तचर व्यवस्था से था। संस्था जो था वो एक ही स्थान पर रह के लोगों को बातों को ध्यान में रख के राजा को पहुंचाता था, और संचार जो है ये घूम घूम के जो है बातों को इकट्ठा करता था, गुप्तचर बातों को। ये दोनों संस्था जो है गुप्तचर व्यवस्था से संबंधित। क्वेश्चन नंबर 33 देखिए, मेगास्थनीज द्वारा भारतीय समाज को 7 वर्गों में बांटा गया, निम्नलिखित में से कौन सा 7 वर्गों में सम्मिलित नहीं था? 4 ऑप्शन दिया है, कौन सा वर्ग 7 वर्गों में सम्मिलित नहीं था? तो क्षत्रिय नहीं था। और मेगास्थनीज जो है ये इंडिका पुस्तक में मौर्यकालीन समाज को 7 भागों में बांटा था। तो ये ध्यान में रखिएगा। किसान, सबसे पहले ध्यान में रखिएगा, इंडिका पुस्तक के लेखक मेगास्थनीज थे। किसान, सैनिक, कारीगर या शिल्पी, दार्शनिक, अहीर, निरक्षर और समासद, ये सभी जो है 7 वर्गों में बाँटा गया था इंडिका पुस्तक में मेगास्थनीज के द्वारा मौर्य काल को। एक क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है? तो भारत और श्रीलंका के मध्य जो है रामेश्वरम द्वीप है, जो तमिलनाडु में स्थित है। देखिए, 35 नंबर, भारत का कौन सा पत्तन लौह अयस्क निर्यात करने वाला सर्वप्रमुख पत्तन है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो लौह अयस्क निर्यात करने वाला सर्वप्रमुख पत्तन जो है आपका गोवा है, जो गोवा राज्य में स्थित है। इसका उद्घाटन जो 1963 ईस्वी में किया गया था। देखिए, 36 नंबर, हिंद महासागर में सबसे बड़ा द्वीप है? हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप जो है मेडागास्कर है। काफ़ी बार बताए हुए भी हैं ये क्वेश्चन। आइए क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं। गंगा का डेल्टा निम्न में से किस प्रकार का डेल्टा का उदाहरण है? तो गंगा का डेल्टा जो ये चापाकर डेल्टा का उदाहरण है। 38 नंबर देखिए, अल्पस पर्वत, गंगा नदी की लंबाई 2525 किलोमीटर है, जानते ही होंगे। अल्पास पर्वत के उत्तरी ढाल के सहारे स्विट्जरलैंड में बहने वाली स्थानीय पवन है। तो ध्यान रखिए, अल्पास पर्वत जो है
कि उत्तरी ढाल से, और इसके सहारे जो स्विट्ज़रलैंड में बहने वाली स्थानीय पवन को जो है फ़ॉन कहा जाता है, फ़ॉन। फ़ॉन जो है ये पवनें जब चलती है तो स्विट्ज़रलैंड में जो है आस-पास के क्षेत्रों में जो अंगूर की खेती की जाती है, उसको पकड़ने के लिए काफ़ी सहायता करता है। 39 नंबर देखिए, भूकंप का सर्वाधिक प्रभाव गैस पर होता है। तो जानते हैं कि भूकंप का सर्वाधिक प्रभाव जो अधिकेंद्र पे होता है, जो केंद्र से ऊपर वाला भाग होता है अधिकेंद्र, यहाँ पे सबसे ज़्यादा प्रभाव होता है। 40 नंबर देखिए, नीहारिका क्या है? तो नीहारिका जो है ये आपका गैसों का एक बादल है, ठीक है? तो ध्यान रखिए गैसों का बादल, उसी के अनुसार आप मान लीजिएगा एक तप्त गैस गैस का बादल होता है, एक तप्त गैस का बादल जो है नीहारिका होता है। 40 नंबर देख लिए, आइए 41 नंबर देखते हैं। यदि आप लोग को वीडियो अच्छा लग रहा है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। देखिए 41 नंबर है, इधर वन्य जीव अभयारण्य और किस राज्य में स्थित है? देखिए नामदफा, नामदफा अभयारण्य जो है वन्य जीव अभयारण्य आपका अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। पेरियार, पेरियार आपको याद ही होगा कि आपका केरल राज्य में स्थित है। पेरियार नाम से काफ़ी प्रसिद्ध है। उसके बाद बांदीपुर, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान जो है आपका कर्नाटक राज्य में स्थित है। लामजोआ, इसे काफ़ी बार बताए हुए हैं, लामजोआ आपका जो है मणिपुर में स्थित है। जब इसे मिलान कीजिएगा तो ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक बार और बता देते हैं, नामदफा, नामदफा जो है आपका अरुणाचल प्रदेश, पेरियार केरल, बांदीपुर कर्नाटक, लामजोआ मणिपुर में स्थित है। आइए 42 नंबर देखते हैं। देखिए अब जो पूर्वी भारत का जो 7 स्टेट है, उसमें जो है कि वन्य जीव अभयारण्य कौन-सा है, कौन-सा लोक नृत्य है, कौन-सा संगीत चलता है, कौन-सी नदियाँ हैं, उसको आप एग्ज़ाम से पहले एक बार ज़रूर रिवीज़न करके जाइएगा। क्या है कि वहाँ से 1 या 2 क्वेश्चन आपको देखने ज़रूर ही मिल जाता है। देखिए निम्नलिखित में से कौन-सी महत्वपूर्ण विशेषता संघीय सरकार की है? तो देखिए भारत में जो है संघीय व्यवस्था है, तो इस कौन-सी जो है ये आपका सरकार की महत्वपूर्ण विशेषता है? तो ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। कौन-कौन सा? संविधान की सर्वोच्चता, 2 या अधिक स्तरों वाली सरकार, स्वतंत्र न्यायपालिका, ये तीनों जो है संघीय सरकार की विशेषता है। देखिए आपातकालीन प्रावधान जो है ये संघीय सरकार की विशेषता नहीं है, ये बल्कि एकात्मक सरकार की विशेषता है, जो केंद्र सरकार लगाती है। ये सभी जो है राज्य सरकार, केंद्र सरकार दोनों के पास ये संघीय व्यवस्था की महत्वपूर्ण विशेषता है। देखिए 43 नंबर, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? कौन सा? प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार का वर्णन भारतीय संविधान के आर्टिकल 21 में किया गया है। आर्टिकल 21 ये भी याद रखिएगा, शिक्षा को जो है मौलिक अधिकार में शामिल किया गया था 66वां संविधान संशोधन 2002 में। ठीक है, और बाकी आर्टिकल के साथ जाते हैं। अनुच्छेद 22 याद रखिएगा, इसमें दिया गया है कि कुछ दशाओं में जो है गिरफ्तारी पर जो है संरक्षण आपको मिलेगा। आर्टिकल 20 में जो है जो आपको संरक्षण और मतलब अपराधों के लिए दोषमुक्त से संरक्षण मिलेगा। आर्टिकल 23 में जो है मानव दुर्व्यापार एवं बालाश्रम पर निषेध है। आर्टिकल 23 हम आपको थोड़ा-सा बता दिए सभी आर्टिकल के बारे में। सभी आर्टिकल के बारे में जानना चाहते हैं ये सभी आर्टिकल, हम इसके लिए वीडियो भी बनाए हुए हैं। तो आप तो पॉलिटी वाला प्लेलिस्ट में चल जाइएगा, तो वहाँ से आपको सभी आर्टिकल के बारे में जानकारी अच्छे से मिल जाएगी। देखें, किसी राज्य के लोक सेवा आयोग के कार्यों को निम्नलिखित में से किस एक के अनुमोदन से संघ लोक सेवा आयोग का को जो है सौंपा जा सकता है? तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान में रखिएगा, एक बार और पढ़ते हैं। किसी राज्य के लोक सेवा आयोग, किसी राज्य के लोक सेवा, जैसे केंद्र में हो गया यूपीएससी और यहाँ पे राज्य में हो गया पीसीएस, ठीक है? के कार्यों को निम्नलिखित में से किस एक के अनुमोदन के से संघ लोक सेवा आयोग को सौंपा जा सकता है? तो ये भारत के राष्ट्रपति जो है ये सौंपता है। ये बात जो है आर्टिकल 315 4 में कही गई है। तो आर्टिकल भी याद रखिएगा, कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। आइए क्वेश्चन नंबर 45 देखते हैं। देखिए निम्नलिखित में नीति निर्देशक तत्वों में के बारे में क्या औसत्य है? औसत्य मतलब गलत है। 4 ऑप्शन दिया है, तो कौन सा औसत्य है? तो सबसे पहले असत्य ही देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर डी है असत्य। क्या दिया गया है? इनका मूल उद्देश्य राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना करना नहीं। इनका मूल उद्देश्य राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना करना नहीं है, बल्कि इसका मूल उद्देश्य जो है कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना है। बाकी सब सही है, देख लेते हैं। ये संविधान के भाग 4 में नीति निर्देशक तत्व का वर्णन किया है, सही बात है। आर्टिकल 36 से 51 इसे आयरलैंड के संविधान से लिया गया है, सही बात है। इसे जो है आयरलैंड के संविधान से लिया गया है, डीपीएसपी को आयरलैंड ने जो है स्पेन के संविधान से लिया है। और 1935 का जो अधिनियम आया था, इसी को जो है
भारत शासन अधिनियम 1935, इसको इंस्ट्रूमेंट कहा जाता है डीपीएसपी का। देखिए, नीति निर्देशक तत्व न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है। आर्टिकल 38 यही कहता है कि नीति निर्देशक तत्व यानी डीपीएसपी यदि लागू नहीं होता तो आप न्यायालय नहीं जा सकते इसके लिए। वहीं मौलिक अधिकार के लिए आप न्यायालय जा सकते हैं। 46 नंबर देखते हैं। 46 नंबर है, वर्तमान में राज्यसभा के कितने सदस्य केंद्र शासित प्रदेशों से चुनकर आते हैं? ध्यान में रखिएगा, कितने सदस्य जो है यूटी से चुन के आते हैं राज्यसभा में, तो जो है 8 सदस्य यूटी से चुन के आते हैं। देखिए, वर्तमान में राज्यसभा में टोटल 245 सीट है, जिसमें राज्य से जो है 225, यूनियन टेरिटरी से 8 और राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है 12। जब इसे जोड़िएगा तो 245 होता है। तो कभी पूछ लिया जाता है राज्य से कितना, 225। देखिए 47 नंबर काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, बिहार में लोकसभा की सीटें जो है 40 है, याद रखिएगा। उसके बाद आगे कहा जा रहा है कि के लिए आवंटित सीटों में कितना अनुसूचित जातियों मतलब एससी के लिए आरक्षित की गई है। तो बिहार में पूछा जा रहा है कितने सीटों को जो आरक्षित किया गया एससी के लिए, तो 6 सीटें को जो आरक्षित किया गया। देखिए ध्यान में रखिएगा, जो है टोटल बिहार में लोकसभा की सीटें 40 है, ठीक है। 40 में से 6 सीटें जो है एससी के लिए आरक्षित की गई है। उसके बाद वहीं केंद्र की बात करें, केंद्र में एससी एसटी को जो है कितना सीटें आरक्षित किया गया है, पिछले हम प्रैक्टिस सेट में बताए हुए थे, इसमें भी बता देते हैं। केंद्र में जो है एससी के लिए 84 सीट, एसटी के लिए 47 सीट, टोटल जोड़िएगा तो 131 सीट जो है आरक्षित किया जाता है, ठीक है। इसमें से एससी के लिए 6 सीटें जो है बिहार में आरक्षित की गई है। 48 नंबर देखिए, भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने के लिए कम से कम कितने दिनों पूर्व सूचना आवश्यक है? तो राष्ट्रपति पर महाभियोग जो है आर्टिकल 61 के द्वारा चलाया जाता है, और राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया जो है ये अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है, ठीक है। तो राष्ट्रपति पर जब महाभियोग चलाया जाता है तो कितने दिन पहले राष्ट्रपति को सूचना देना पड़ता है? तो 14 दिन पहले। देखिए 49 नंबर, भारतीय निर्वाचन आयोग को सर्वप्रथम किस वर्ष बहुसदस्यीय निकाय बनाया गया? तो इसे बनाया गया था 1989 ईस्वी में। देखिए, बहुसदस्यीय निकाय क्या हुआ, अभी अब देखते होंगे, एक मुख्य न्यायाधीश बाकी 2 अन्य न्यायाधीश होते हैं, ठीक है। तो इसी को पहले एक ही जो मुख्य न्यायाधीश होते तो वही कार्य करते, उसके कार्य को कम करने के लिए 1989 में इसको 3 कर दिया गया था, एक मुख्य न्यायाधीश बाकी 2 अन्य न्यायाधीश मतलब अधिकारी होते थे। इसकी चर्चा जो है आर्टिकल 300, इलेक्शन कमीशन की चर्चा आर्टिकल 324, और मतदाता दिवस जो है प्रतिवर्ष 25 जनवरी को मनाया जाता है, तो इसे भी ध्यान में आप लोग रख सकते हैं। देखिए 50 नंबर, जनसंख्या नियंत्रण एवं परिवार नियोजन संविधान के 7वीं अनुसूची की किस सूची का विषय है? क्या-क्या? जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन संविधान के जो है ये आपका समवर्ती सूची का विषय है। देखिए, संघ सूची में केंद्र सरकार कानून बनाती है, राज्य सूची में केंद्र सरकार कानून बनाती है, सॉरी, राज्य सूची में राज्य सरकार कानून बनाती है, और समवर्ती सूची में जो है राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों मिलकर कानून बनाती है। इसमें शिक्षा हो गया, जनसंख्या नियंत्रण हो गया, परिवार नियोजन, ये सभी समवर्ती सूची में आ जाते हैं, और अपशिष्ट सूची में जो है केंद्र सरकार कानून बनाती है। देखिए, वाहनों में लगे रियर व्यू मिरर द्वारा उत्पन्न आवर्धन होता है। तो रियर व्यू मिरर जो है क्या होता है, तो जो ड्राइवर के बगल में जो दर्पण होता है, वो जो है का आवर्धन उसका कितना होता है? आवर्धन जो है 1 से कम होता है, क्योंकि वो मिरर छोटा होता है, और जो उसमें दिखाई जाती है कोई भी चीज़ वो बड़ी होती है, तो उसको कम करके दिखाना, जिसके कारण 1 से कम होता है। और कौन-सा मिरर दर्पण लगाया जाता है? तो उत्तल दर्पण उसमें लगाया जाता है, और वहीं पे हेडलाइट में जो है अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। अवतल दर्पण में आवर्धन जो है 1 से अधिक होना चाहिए, ताकि रोशनी फैलता है उससे। देखिए 52 नंबर, जब हम अपने बिजली बिल का भुगतान करते हैं तो हम किसके लिए भुगतान कर रहे हैं? तो जब हम बिजली बिल का भुगतान करते हैं, तो हम जो भुगतान करते हैं उपयोग हुए ऊर्जा का भुगतान करते हैं। उपयोग हुए ऊर्जा एनर्जी का। बिजली बिल का यूनिट जो होता है, यूनिट याद रखिएगा किलोवाट आवर होता है। 53 नंबर देखिए, एक परिपथ में प्रभावी प्रतिरोध को बढ़ाने के लिए प्रतिरोधों को जोड़ा जाता है। तो परिपथ में जो है, एक परिपथ में प्रभावी को प्रतिरोध को बढ़ाने के लिए जो इसे श्रृंखला में जोड़ा जाता है, ठीक है? केवल एक। तो इसको कैसे निकाला जाता है, मतलब ओम का नियम पढ़े होंगे तो रेसिस्टेंस आप लोग जरूर ध्यान में रहा होगा। श्रृंखला में जब लगा हुआ रहता है तो इसको डायरेक्ट जोड़ के निकाल दिया जाता है, जब समांतर यानी पैरेलल जुड़ा रहता है तो 1/r करके निकाला जाता है, तो इसे भी ध्यान में रख सकते हैं।
आइए क्वेश्चन नंबर 54 देखते हैं। चौवन नंबर है, एक लड़की झूले पर बैठी स्थिति में झूला झूल रही है। उस लड़की के खड़े हो जाने पर दोलन का आवर्तकाल कितना होगा? तो दोलन का आवर्त, जब कोई लड़की झूला पर झूल रही है तो अचानक उतर जाती है तो झूला का आवर्तकाल जो है कम हो जाएगा। देखिए 55 नंबर, रॉकेट गति के किस नियम पर कार्य करता है? काफ़ी बार बताएं, रॉकेट की गति जो है न्यूटन के तीसरा नियम पे कार्य करता है। क्वेश्चन नंबर 56 देखिए, जब एक जूल का कार्य 1 सेकंड में किया जाता है तो शक्ति का क्या होता है? तो 1 जूल का कार्य 1 सेकंड में किया जाता है तो शक्ति 1 वाट होता है। शक्ति का फॉर्मूला होता है P बराबर कार्य बटे समय। तो कार्य 1 जूल है, समय 1 सेकंड है तो 1 वाट हो जाएगा। जूल पर सेकंड जो है यानी शक्ति का यूनिट जो होता है वाट होता है। कभी-कभी वाट पूछ लिया जाता है कितना होता है तो जूल पर सेकंड। 1 हर्ट्ज होता है। 1 हर्ट्ज जो है आपका प्रति मिनट 60 कंपन को कहते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 58, निम्नलिखित में से कौन एक एंटीबायोटिक नहीं है? तो कौन सा जो है एंटीबायोटिक नहीं है? तो इनमें से कोई नहीं, मतलब ये सभी जो है एंटीबायोटिक है। कौन कौन सा? एरिथ्रो एंथ्रोमाइसिन, सिप्टोमाइसिन, पेनिसिलिन और याद रखिएगा एक्टिन, टेरामाइसिन, ये सभी जो है एंटीबायोटिक है। 59 नंबर, मायोग्लोबिन में कौन सा धातु पाया जाता है? आपके बताए हुए हैं मायोग्लोबिन में जो है आपका लोहा धातु पाया जाता है। देखिए 60 नंबर, निम्नलिखित में से सही सम्मिलित है। तो कौन सा सही सम्मिलित है? तो सही जो है आपका ऑप्शन नंबर डी है, अपघटक बैक्टीरिया। देखिए उत्पादक में हिरन नहीं होता है, उत्पादक में बल्कि पेड़ पौधा और शैवाल होते हैं। और प्राथमिक उपभोक्ता जो है तेंदुआ नहीं होता है, बल्कि प्राथमिक उपभोक्ता जो उत्पादक पे निर्भर करते हैं बकरी और हिरन। इसे ध्यान में रखिएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 61 देखते हैं। मनुष्य में एफ्लाटॉक्सिन खाद्य विषाक्तता द्वारा सामान्यतः कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो देखिए इस प्रभावित अंग जो है आपका यकृत यानी लीवर होता है। और यकृत जो है मानव शरीर का सबसे बड़ी ग्रंथि है। देखिए 62 नंबर, शुष्क स्थानों जैसे मरुस्थल बर्फीले में उगने वाले पौधे को क्या कहते हैं? तो शुष्क स्थानों पर उगने वाले पौधे को जो है आपका जीरोफाइट कहते हैं। ठीक है, वहीं पे बाकी ऑप्शन के साथ जाते हैं तो हेलोफाइट जो है नमक युक्त पानी में जो मिट्टी में जो उगने वाले पौधा है उसको हेलोफाइट कहते हैं। हाइड्रोफाइट जो है जलीय क्षेत्र में उगने वाले पौधे को कहते हैं। सेल्यू सेक्यूलेंट ये आपका जो है ये आपका कार्य जो करता है पौधा में जो है ये मोटा भाग होता है जहाँ से जल पहुँचाया जाता है सभी भाग में। ठीक है, आइए 63 नंबर देखते हैं। देखिए 63 नंबर है कि टाइफाइड तथा कलरा उदाहरण है। तो टाइफाइड और कलरा जो उदाहरण है ये जल जन्य रोगों का उदाहरण है। देखिए याद रखिएगा कि टाइफाइड और कलरा जो है दूषित जल पीने से ये रोग होता है। और कौन सा बैक्टीरिया होता है? ध्यान में रखिएगा, सल्मोनेला टाइफाई बैक्टीरिया से होता है टाइफाइड और कलरा रोग। 64 नंबर देखिए, मानव आंखें किस तरंग दैर्घ्य की प्रकाश में सबसे सहूलियत अनुभव करता है? तो मानव आंखों को कौन सा जो है तरंग दैर्घ्य या प्रकाश जो है आंखों को मतलब थोड़ा सा सहूलियत देता है? तो 5500 एंगस्ट्रॉम जिसका होता है वो। तो 5500 एंगस्ट्रॉम किसका होता है? पीला और हरित रंग जो है आंखों के लिए आरामदायक होता है, जिसका तरंग दैर्घ्य मान 5500 एंगस्ट्रॉम होता है। 65 नंबर देखिए, सौर ऊर्जा एटीपी में बदलती है। तो सौर ऊर्जा एटीपी में जो है क्लोरोप्लास्ट में बदलती है। 66 नंबर देखिए, निम्नलिखित में से किस हार्मोन में आयोडीन मिली होती है? तो किस हार्मोन में जो है आयोडीन मिली हुई रहती है? तो थायरोक्सिन में। पौधे में पानी पहुंचाया, काफी बार बताया है, पौधे में जो पानी पहुंचाया जाता है वो जाइलम के द्वारा। जाइलम के द्वारा पानी और खनिज लवण पौधे के हर भाग में पहुंचाया जाता है। वहीं पे फ्लोएम के द्वारा जो है भोजन पहुंचाया जाता है। इसे भी ध्यान में रखिएगा। 68 नंबर देखिए, निम्न में सबसे मीठी चीनी है। तो चार ऑप्शन है, सबसे मीठी चीनी जो है फ्रूक्टोज होता है। देखिए 69 नंबर जो है आपका एक तरफ विशिष्टता दिया है, एक वर्गकन दिया गया है। देखिए शून्य द्रव्यमान जो आपका न्यूट्रॉनों का होता है, न्यूट्रॉन का। आंशिक आवेश ये आपका होता है क्वार्क का। और आंशिक परचक्रण ये आपका होता है पॉजिट्रॉन का। पूर्णांक परचक्रण ये आपका होता है फोनॉन का। जब इसे मिलान कीजिएगा तो ऑप्शन नंबर एक इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 70 देखिए, निर्वात में ध्वनि की गति कितनी होगी? तो निर्वात पूछा है जहाँ कोई भी मीडियम नहीं हो तो वहाँ ध्वनि की गति जो है शून्य हो जाता है। इनमें से कोई नहीं, निर्वात में ध्वनि के मान जो है शून्य हो जाता है।
क्योंकि ध्वनि जो गति करता है मीडियम के माध्यम से ही गति करता है। निम्नलिखित में से कौन सा मूल तत्व है? मूल तत्व जो है ऑप्शन के अनुसार हीरा है, बाकी रेत, संगमरमर और शक्कर जो है ये आपका यौगिक है। हीरा जो है कार्बन का एक रूप है। आइए 72 नंबर देखते हैं। देखिए, निम्नलिखित में से कौन-सा एक विस्फोटक नहीं है? तो विस्फोटक मतलब विस्फोट करने वाला नहीं है। तो जो नहीं पहले उसी को देख लेते हैं। देखिए नाइट्रोक्लोरोफॉर्म ये आपका विस्फोटक नहीं है। ये आपका कीटनाशी है। पौधे में जो कीट लग जाता है उसको कीटनाशी करने वाला एक दवाई है। बाकी सब जो है ऑप्शन ये आपका विस्फोटक है। देखिए ट्राइनाइट्रोटोलुइन ये आपका टीएनटी जो है विस्फोटक है। ट्राइनाइट्रोग्लिसरीन ये भी विस्फोटक है। साइक्लोट्राइमेथिलीन, ट्राइनाइट्रोट्रेमीन ये भी विस्फोटक है। ठीक है। 73 नंबर फायर अलार्म में निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? तो फायर अलार्म में जो है ये आपका फोटो सेल का उपयोग किया जाता है, जो प्रकाश को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। 74 नंबर देखिए, पुलिस द्वारा नशे में गाड़ी चलाने वाले की सांस की जांच के लिए फिल्टर पेपर का पर क्या होता है? तो जो नशा करके गाड़ी चलाता है तो मुंह में एक चीज़ सुंघाया जाता है, तो उसकी सांस जांच करने के लिए किस फिल्टर पेपर का उपयोग किया जाता है? ध्यान रखिएगा पोटासियम डाइक्रोमेट सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। इसे आप लोग ज़रूर याद में ध्यान में रखिएगा, क्योंकि बिहार से रिलेटेड है। बिहार से रिलेटेड है यानी कि बिहार में शराब बनती है, तो हो सकता है ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए। कौन सा? पोटासियम डाइक्रोमेट सल्फ्यूरिक अम्ल। 75 नंबर देखिए, वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। बादल और वायुमंडल का तैरना किस कारण से होता है? तो काफ़ी बार बताएं, बादल और वायुमंडल का तैरना जो है श्यानता के कारण होता है, श्यानता के कारण। ठीक है। टोटल 75 क्वेश्चन पूछा जाता है बिहार एसएससी में और 75 जो मैथ और रीजनिंग का रहता है। तो मैथ रीजनिंग आप लोग तैयारी करते ही होंगे कहीं ना कहीं से। तो आप लोग टोटल क्वेश्चन देख लिए, कैसा लगा वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताएं। यदि आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। चलिए, कैसा लगा वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताएं। चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें। चलिए, थैंक यू। जय हिंद।